लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के और प्रयोग के बारे में। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़े थे और बताए थे कि गणित का जो आधारभूत प्रमेयिका है वो आधारभूत प्रमेयिका क्या कहता है कि हम लोग किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय तरीके से लिख सकते हैं। यह कथन दिया हुआ था जिसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, C.F. गॉस, यानी कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस का। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस का ही ये कथन था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। जिस प्रकार से आप किसी भी भाज्य संख्या को लेते हैं, जैसे कि हम 15 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस का कहना है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अगर अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो वो जो कि उसका सारा तरीका क्या होगा, अद्वितीय होगा, यानी एक ही होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। तो इसी अभाज्य गुणनखंड का जो है कि हम लोग प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करके हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें दो संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और फिर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी दो संख्या का है ना, उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान होगा। अर्थात जैसे 6 और 20, तो इसका एलसीएम जितना आएगा और फिर इसका एचसीएफ जितना आएगा, आप उन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा जितना कि 6 और 20 का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इसी संबंध को हम लोग सत्यापित करेंगे और इस संबंध को सत्यापित करने के लिए हम लोग कार्ल फ्रेडरिक गॉस के ही कथन का प्रयोग करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे जो गणित की आधारभूत प्रमेयिका पर आधारित है। तो यहाँ इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो संख्या चुनते हैं। जैसे हम पहले दो आसान संख्या ही चुनते हैं। पहली संख्या हम लेते हैं 6 और दूसरी संख्या लेते हैं 20। तो आपको क्या करना है, पहले 6 का और 20 का, इन दोनों का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 का 2 3, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब इस प्रकार 20 का प्राइम फैक्टर्स होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये दोनों का हम लोग क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 6 और 20 दोनों का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम निकालने के लिए अब यहाँ देखेंगे कि एलसीएम इसका कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप लिखिए एलसीएम, कितना एलसीएम निकालना है, तो 6 का और 20 का। तो 6 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 6 के अभाज्य गुणनखंड में और 20 के अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ है उनका हम लोगों को क्या करना, अधिकतम घात लेना है। तो ये 6 में और 20 में, इन दोनों संख्याओं में कितने तरह की अभाज्य संख्याएं उपलब्ध है, कितने तरह की अभाज्य संख्या आपको मिली है। तो इसमें 2 है, 3 है और 5 है। कितने तरह की अभाज्य संख्या है, तो 3 तरह की अभाज्य संख्या है। अब एलसीएम पता करने का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या का पता लगाना जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो और 20 से भी पूर्णतः विभाजित हो। तो ये कौन सी संख्या होगी, वो ऐसी संख्या होगी जिसमें 6 के सभी अभाज्य गुणनखंड उसमें मौजूद होंगे और 20 के सभी अभाज्य गुणनखंड मौजूद होंगे। तो जिस संख्या में 6 के सारे गुणनखंड मिलेंगे और फिर 20 के भी सारे गुणनखंड मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, 6 और 20 दोनों से भाग लगेगा। इस बात को समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम एक संख्या लिए 30 का, इसमें एक संख्या लिए 30 का और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 होगा। अब इस 30 से किसी संख्या में कौन कौन सी संख्या में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन सी संख्या से ये विभाजित होगा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक संख्या पर चर्चा करते हैं कि 6, कि इसमें 6 से 30 पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। तो आप 6 का गुणनखंड कीजिए, क्या है 2 गुना 3। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आता है और ये 2 और 3, अब देखिए कि क्या 30 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में ये 2 और 3, ये दो अभाज्य संख्या उपलब्ध है। तो आप देखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ये दो अभाज्य संख्या है जो कि 30 में भी उपलब्ध है। अर्थात 30 को आप 6 से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं।
उसी प्रकार हम एक उदाहरण लेते हैं 15 का। तो 15 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड में दो अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5, और यही दो अभाज्य संख्याएं 30 के अभाज्य गुणनखंड में भी मौजूद है। इसका मतलब कि आप 30 को 15 से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। फिर हम एक और संख्या लेते हैं 10, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 गुना 5। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड में दो अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 5। ये 2 और 5 दोनों ही 30 के अभाज्य गुणनखंड में उपलब्ध है। इसका मतलब कि आप 10 से भी क्या कर सकते हैं, 30 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। अब हम एक अन्य संख्या की बात करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं 21 का। 21 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 21 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 3 गुना 7। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड में दो अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 7। 3 तो इसमें है लेकिन 7 नहीं है। तो जब आप 30 में 21 से विभाजित करेंगे, 30 में 21 से, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 होगा और 21 का 3 गुना 7 होगा। ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 7 किसके साथ कैंसिल होगा, क्योंकि 7 तो 30 में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब कि 30 21 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसीलिए जब दो संख्याओं को हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग ये प्रयास करते हैं उसमें कि जो दोनों संख्याओं में 6 और 20 में जितनी भी अभाज्य संख्याओं का समावेश हुआ है, वे सारी अभाज्य संख्याएं को एक साथ करें, ताकि उससे क्या हो, 6 और 20 दोनों से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर हम सिर्फ 20 लेते हैं, 20 के अभाज्य गुणनखंड को अगर सिर्फ शामिल करते हैं तो इसमें 2 2 और 5 आएगा, लेकिन 3 छूट जाता है, और अगर 3 छूट गया तो 6 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसीलिए हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे इसमें 3 प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है तो 2 कितनी बार है, 2 बार है। 2 अधिकतम कितनी बार आया है, 2 बार, क्योंकि इसमें एक ही बार 2 है और इसमें 2 बार है, तो हम लोग को अधिकतम लेना है। अधिकतम क्यों लेना है, तो वो भी बात आप समझ जाइए। क्योंकि आप अगर 2 अधिकतम बार नहीं लेते हैं, जैसे आप उसमें देखिए 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार है। आप अगर 2 को सिर्फ एक ही बार लेंगे, एक बार आप 2 को लेंगे, एक बार 3 को और एक बार 5 को, लेकिन जब आप इसमें 20 से विभाजित करेंगे इसको, तो 20 में क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 5। एक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1 तो बचा हुआ रहेगा, क्योंकि 20 से किसी संख्या, कोई संख्या 20 से पूर्णतः तभी विभाजित होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। किसी भी संख्या में अगर 2 बार नहीं आया है तो 20 से विभाजित होगा, क्योंकि 20 का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 कितनी बार है, 2 बार है। इसीलिए 20 से विभाजित होने के लिए 2 कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग एलसीएम निकालने में जो अभाज्य संख्या होता है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। या 3 प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 और 5। तो 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 है। और फिर उसी प्रकार से अब अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3, और 3 का अधिकतम घात 1 है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 1 टाइम है और इसमें 3 आया ही नहीं है, एक भी बार नहीं है। तो इसमें यानी कि 0 बार आया, 0 टाइम्स, और इसमें 1 टाइम ही क्या हुआ, महत्तम घात हुआ। फिर उसी प्रकार से 5, तो 5 इसमें एक बार आया, लेकिन इसमें आया ही नहीं है, तो 5 का भी महत्तम घात क्या हुआ, 1 हुआ। तो आप इसको गुना करेंगे, है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 60। अब आप यहाँ भाग दे करके देख सकते हैं कि जब 60 में आप 6 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, 10 प्राप्त होगा। और जब 20 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा और 3 भागफल प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होता है उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 60 के अभाज्य गुणनखंड में, 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार 2 आया, एक बार 3 आया और एक बार 5 आया। जबकि 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार 2 और एक बार 5 है। तो क्या 20 के सभी अभाज्य गुणनखंड 60 में हैं? 20 के सभी अभाज्य गुणनखंड 60 में हैं। तो ये क्या होगा, 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। फिर अब 6 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन है, 2 और 3। तो क्या 6 के सभी अभाज्य गुणनखंड 60 में प्राप्त हैं? तो 6 में कौन कौन था, 2 और 3। तो यहाँ पर भी तो है 2 और 3। तो ये इसका मतलब क्या होगा, 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। इस प्रकार 6 और 20 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो उसके लिए लिखिएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका 6 का और 20 का। तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन ऐसी संख्या जिससे
हम इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। एलसीएम में हम ऐसी संख्या निकाले, है ना, जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, और एचसीएफ में हम ऐसी संख्या निकालेंगे जिससे ये दोनों पूर्णतः विभाजित हो। दोनों में यही अंतर है, इस अंतर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तब इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एलसीएम में हम लोग प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के माध्यम घात को लिए, क्योंकि उसमें सारा अभाज्य गुणनखंड का उसमें समावेश जरूरी था, लेकिन कॉमन में ऐसे गुणनखंड को लेना अनिवार्य है जो दोनों में प्राप्त हो, जो दोनों में उपलब्ध हो, क्योंकि इसमें कॉमन खोजते हैं हम लोग। कॉमन का मतलब हुआ कि जो दोनों में हो। तो अब दोनों में, अब 6 और 20 दोनों में आप देखिए क्या चीज कॉमन है। तो 6 में 2 कितनी बार आया है, 1 बार, और 20 में आया है 2 बार। तब कॉमन कितनी बार ले सकते हैं, उसको एक ही बार ले सकते हैं। इसमें कॉमन में जो एक ही बार आएगा। अब देखिए कि इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 है क्या, अगर ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन ये 3 से पूर्णतः विभाजित है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं आया है, और किसी भी संख्या को 3 से विभाजित होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 3 का होना अनिवार्य है। तो आप देखेंगे कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अगर हम इसके एचसीएफ में अगर 3 का समावेश कर लेंगे तो फिर ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं है। तो 3 को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। अब फिर देखिए कि और कौन सी अभाज्य संख्या, 5, जो कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। इस प्रकार से 2 के अतिरिक्त 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में कोई अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ केवल 2 होगा। और भी अगर कॉमन मिलता तो हम लोग फिर उनका क्या करते, गुणनफल ज्ञात करते, वही एचसीएफ होता। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 6 और 20 का हम लोग एचसीएफ भी निकाले और एलसीएम भी निकाले। अब यहाँ पर प्रश्न था कि एलसीएम और एचसीएफ तथा दोनों संख्याओं में इसका संबंध क्या है। तो इसका संबंध क्या है आप इसको देखेंगे। इसके लिए हम लोग पहले करते हैं एलसीएम 6,20 इंटू एचसीएफ 6,20, इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो इसका गुणनफल क्या होगा, एलसीएम कितना है 60 है और एचसीएफ कितना है 2 है। तो इसका प्रोडक्ट कितना है 120। और फिर यहाँ हम लोग करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लिखिएगा और 6 गुना 20 बराबर 120। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान होता है। तो इसी संबंध को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पष्टतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल अब इसी प्रकार से आप लोग अन्य किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके उनके बीच भी इसी संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं।